गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। सॉरी फॉर बीइंग लेट, इसीलिए मैंने पहले से ही आ, एक नोटिस डाल दिया कि भाई आज की क्लास 15 मिनट थोड़ा सा लेट होगी। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। स्नेहल, अश्लेषा, सीए एस्पिरेंट्स, जो भी नाम होगा आपका, नितेश कुमार, निकिता थोराट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छा जी, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कल के सेशन में आपको कोई डाउट तो नहीं है? सॉरी सॉरी, कल के सेशन में आपको कोई डाउट तो नहीं है? और एक बार अपन कल का सेशन जो भी डिस्कस किया था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी, क्विकली, 5 से 10 मिनट के अंदर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चे भी जुड़ते जा रहे हैं। अजय, धरती, स्मिता, निधि अग्रवाल, ध्रुव, अदिति, ऐश्वर्या और बम बम चौधरी। बम बम चौधरी, सर ये रेगुलर क्लास है? हाँ बेटा, ये रेगुलर क्लास है। और मैं आपसे पूछूंगा, बेटा आपका ये नाम है बम बम, कि आपने अपना ये शॉर्ट ऐसे ही निक नेम रखा है? बम बम चौधरी, वाह। चलो, आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? एक बार क्लियर कर दो मुझे। आवाज, साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है? साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नहीं, नेम है मेरा। वाह यार, बहुत बढ़िया नाम है। रियली नाइस नेम, मतलब बम बम चौधरी बहुत अच्छा नाम हुआ। ओके, वॉइस इज क्लियर। चलिए एक रिवीजन करते हैं शेड्यूल 3 का। शेड्यूल 3 में हमने क्या पढ़ा था? चलो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने शेड्यूल 3 में क्या क्या पढ़ा था। पॉइंट नंबर 1, हमने पढ़ा शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 का हिस्सा है। उसमें हमने पढ़ा कि शेड्यूल 3 में 3 डिविजन होते हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। डिवीजन 1 इज एप्लीकेबल फॉर दोज कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू comply with accounting standard rules 2006. Division 2 applies for those companies who are required to comply with the Indian accounting standard rules 2015, मतलब जो Ind AS लगाती है। और Division 3 applies for banking and insurance companies। हमारे सिलेबस में Division 1 एप्लीकेबल है। Division 1 में फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ P&L, ठीक है, और डिफरेंट जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं। डिवीजन 2 और डिवीजन 3 में भी फॉर्मेट्स बताए गए हैं जो कि थोड़े से स्लाइड चेंज्ड हैं, ठीक है। हम आते हैं शेड्यूल 1 के डिवीजन, शेड्यूल 3 के डिवीजन 1 में। शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 4 हिस्सों में हमने क्लासिफाई किया है। वी हैव क्लासिफाइड इट इन 4 पार्ट्स। पार्ट नंबर 1, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाइड विद एएस, मतलब ओवरऑल जनरल इंस्ट्रक्शंस। दूसरा पार्ट टू इज लाइक बैलेंस शीट का फॉर्मेट और जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। 3, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 4th, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ और प्रेजेंटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वॉइस लो है, वॉइस लो है, एक सेकेंड होल्ड करो। अगर वॉइस लो है तो 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाइए, मैं वॉइस का एक बार देख लेता हूं।
अच्छा जी, अब मुझे बताओ, मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा वॉइस इशू नहीं होगा, अब थोड़ा सा ज्यादा आ रहा होगा वॉइस। अच्छा, तो आगे बढ़ते। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, पहला वाला जो पार्ट है दैट इज जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद एएस। सबसे पहले हमने इसमें रिक्वायरमेंट क्या पढ़ी थी कि हर कंपनी, हर वो कंपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, शैल प्रिपेयर द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह एज पर द शेड्यूल 3। उसको शेड्यूल 3 अप्लाई करना पड़ेगा, उसको शेड्यूल 3 अप्लाई करना पड़ेगा। शैल प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद दिस शेड्यूल। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो एएस के फॉलो करने पड़ते हैं एंटिटीज को, उसके अलावा जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इस शेड्यूल में है वो एडिशनल है, सब्सटीट्यूट नहीं है। मतलब आपको दोनों डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने पड़ेंगी। इसमें किसी ने डाउट पूछा था तो मैंने क्लियर किया था कि अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर आइटम पे एएस के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन और शेड्यूल के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, तो हम एएस का प्रेजेंटेशन फॉलो करेंगे। अच्छा, फिर हमने देखा कि शेड्यूल 3 कहता है कि जो जो आइटम आप फेस पे दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में, आप उसका क्रॉस रेफरेंस नोट के द्वारा बताओगे। आप बताएंगे नोट करके, नोट में आप उसको बताओगे कि उसका एग्रीगेशन आपने कैसे कैसे किया, उसमें क्या क्या चीजें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने टर्नओवर के बेसिस पर राउंडिंग ऑफ रूल्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि टर्नओवर इफ लेस देन 100 करोड़ तो हम अपने फिगर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट थाउजेंड्स, नियरेस्ट लैक्स और नियरेस्ट मिलियंस। ठीक है ना, नियरेस्ट मिलियंस। उसके बाद अगर हमारा टर्नओवर 100 करोड़ टच हो जाए या ज्यादा हो जाए तो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स जो था वो हट जाएगा, सिर्फ नियरेस्ट लैक्स, मिलियंस और करोड्स। और हमें इसको कंटिन्यूस बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे हमें यूनिफॉर्मली इसको फॉलो करना है जब तक हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट ना बदल जाए। ठीक है, ओके। तनु, शेड्यूल 3 चल रहा है बेटा। फिर हमने बोला था कि भाई शेड्यूल 3 कहता है कि जब आप करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो आपको साथ साथ कंपैरेटिव फिगर्स भी दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी है दिखाना। ये हो गया हमारा जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। उसके बाद हम आए थे बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो दो चीजें, इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऊपर और नीचे असेट्स। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर चार चीजें, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर चार चीजें याद आना चाहिए। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर चार चीजें, पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा 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 शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट हो गया, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, चौथा करंट लायबिलिटीज। अब शेयर होल्डर फंड के नीचे, शेयर होल्डर फंड के अंदर सब हेडिंग तीन टाइप की, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये अपने आप में बस सिंगल हेडिंग है। थर्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में चार चीजें थी सब हेडिंग में, पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज जो कि एएस 22 के अकॉर्डिंग आएगा, तीसरा क्या था, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, आई थिंक लॉन्ग टर्म, हाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और चौथा अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, क्लियर बेटा। करंट लायबिलिटीज को हमने शायद अभी तक नहीं देखा था, पर हमने नीचे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस में हमने देखा था कि भाई जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, तो जब आप रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाओगे फेस पे बैलेंस शीट के, तो उसका क्रॉस रेफरेंस नोट के थ्रू दिखाओगे और नोट में अंदर दिखाओगे कि भाई आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या शामिल है, जैसे कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, ठीक है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ईसो आउटस्टैंडिंग, मतलब जो इंप्लॉय आउटस्टैंडिंग ऑप्शन जो अगर है, मैंने अभी उसके बारे में बस ईसॉप लिख दिया है, रीवैल्यूएशन सरप्लस है जो कि एएस 10 के थ्रू जनरेट होता है, और अगर कोई और रिजर्व बनाया है जैसे जनरल रिजर्व बना दिया, स्टैट्यूटरी रिजर्व बना दिया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बना दिया, रेवेन्यू रिजर्व बना दिया, अगर ऐसा कोई और रिजर्व आपने बनाया तो वो भी बता देंगे। इसके अलावा आप दिखाएंगे सरप्लस, सिर्फ नाम रहेगा सरप्लस। ये सरप्लस का मतलब क्या होता है, सरप्लस मतलब करंट ईयर का जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड, आफ्टर डिडक्टिंग
बोनस शेयर्स, अगर आपने करंट ईयर में से बोनस इश्यू किया है तो अगर आपने करंट ईयर में डिविडेंड पे करने के बाद बोनस पे करने के बाद आपके पास जो भी प्रॉफिट में बच गया दैट इज कॉल्ड योर सरप्लस। इवन अगर आपका नेगेटिव फिगर आ रहा है तो भी आपका सरप्लस दिखेगा नेगेटिव में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था नॉन करंट लाइबिलिटीज में जो हमारे 4 हेड हैं, पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का तो अलग से कुछ हमने करने की जरूरत नहीं है, वो तो एक सिंगल आइटम रहता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो उसके केस में हमने देखा था कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको जब दिखानी है तो आप उसमें भी नोट में जब उसका नोट दिखाओगे तो क्रॉस रेफरेंस करके आप अलग अलग क्लासिफाई करोगे कि भाई डिबेंचर्स कौन से हैं, डिबेंचर्स है तो अलग से दिखाओ, बॉन्ड्स है तो अलग से दिखाओ, सिक्योर्ड बैंक लोन है तो अलग से दिखाओ, अदर पार्टी से लोन है तो अलग से दिखाओ, रिलेटेड पार्टी से लोन है तो अदर से दिखाओ, डायरेक्टर से लोन है तो अदर से दिखाओ, ठीक है ना। डिपॉजिट्स है तो अलग से दिखाओ, फाइनेंस लीज वाला पोर्शन है तो वो भी एक तरीके से लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया तो उसको अलग से दिखाओ, और अदर लोन्स। फिर इसमें आप दिखाओगे कि सिक्योर्ड पोर्शन कितना है, अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है, डायरेक्टर के द्वारा गारंटी कितना दिया हुआ है, रीपेमेंट के टर्म्स क्या हैं, आपने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया, ये सब आपके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज में मेजरली हमने बोला था कि भाई जैसे ट्रेड पेबल्स होते हैं जो कि करंट में नहीं आ सकते, जो कि करंट लाइबिलिटी के नहीं हो सकते ट्रेड पेबल्स, तो आप वो दिखाएंगे, और कुछ अदर आइटम अगर है तो। प्रोविजंस में एम्प्लॉय बेनिफिट्स के रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोविजंस जो कि लॉन्ग टर्म नेचर के हैं तो प्रोविजंस में वो आ जाएंगे, और अगर कुछ अदर होगा तो वो आ जाएगा। अच्छा गाइज, आई होप आपको इतना पोर्शन समझ में आया होगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे। यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, दैट इज यहां से शुरू कर रहा हूं करंट लाइबिलिटी से। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं करंट लाइबिलिटी से। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं करंट लाइबिलिटी से। अब ध्यान से देखिए, करंट लाइबिलिटी में भी 4 चीजें हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी में 4 चीजें थी ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और अदर। वैसे ही करंट लाइबिलिटी में 4 चीजें हैं। पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। दूसरा ट्रेड पेबल्स जो करंट नेचर के होंगे, जो नॉन करंट नेचर के होंगे वो तो चले गए ऊपर अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज में। तीसरा अदर करंट लाइबिलिटीज, और चौथा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है ना। किसी का जवाब क्यों नहीं आ रहा है मुझे? कोई जवाब नहीं दे रहे हो, डाउट है कि नहीं है? तो करंट लाइबिलिटीज में 4 चीजें, पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरा ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल को देखो क्या दिखाया उन्होंने, ट्रेड पेबल को भी आपको सब क्लासिफाई करना है 2 हिस्सों में, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, और दूसरा आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल। आपके जितने भी सप्लायर लोग हैं, जितने भी आपके क्रेडिटर लोग हैं, जितने भी आपके ट्रेड पेबल है, उनमें से आपको ये देखना है कि कौन कौन माइक्रो इंटरप्राइज है, कौन कौन स्मॉल इंटरप्राइज है। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज कैटेगरी में कौन कौन सी कंपनी आ रही है। सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा? अगर कोई भी कंपनी माइक्रो इंटरप्राइज है या स्मॉल इंटरप्राइज है तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज एक्ट में करवा के रखा होगा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये वाला जो क्रेडिटर है ये छोटे से क्रेडिटर है, ये मतलब हमें ये दिखाना जरूरी है कि आपके छोटे छोटे क्रेडिटर्स कौन से हैं और आपके बड़े बड़े क्रेडिटर्स कौन से हैं। तो इसीलिए माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस वाले जो हैं, हमारा जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है वो अलग दिखाएंगे, और बाकी उनको छोड़कर जो बचेगा वो अलग दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, बच्चों ने बोला है कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब बीच में बोलते रहो यार, मतलब ये तो फिर एक तरीके से वही हो गया कि रिकॉर्डेड क्लासेस की तरह वन वे कम्युनिकेशन हो गया। मुझे बीच बीच में आप कम से कम बताते रहो, अपनी बातें करते रहो, समझ में तो आए कि हाँ अपन जिंदा है, ठीक है। सो करंट लायबिलिटी में पहला शॉर्ट टर्म बोरिंग, ऊपर था लॉन्ग टर्म बोरिंग, दूसरा है ट्रेड पेबल्स, ठीक है ना, ऊपर था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। यहां ट्रेड पेबल्स को 2 हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे, ट्रेड पेबल अमाउंट ड्यू टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, और दूसरा ड्यू टू क्रेडिटर्स अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे 3 क्रेडिटर्स हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। अब जो सी लिमिटेड है वो माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी में आता है,
और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड माइक्रो स्मॉल कैटेगरी में नहीं आता है, तो मुझे सी लिमिटेड का ट्रेड पेबल अलग दिखाना पड़ेगा। मतलब मुझे दिखाना पड़ेगा, अच्छा मुझे उनको पेमेंट, सी को मुझे कितना पेमेंट करना है और ए और बी को मुझे पेमेंट कितना करना है वो मैं अलग से दिखाऊंगा। अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आइए चलो देखते हैं इन चारों के बारे में थोड़ा सा नीचे, इन चारों के बारे में थोड़ा सा नीचे देखते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों के पास नोट्स नहीं है? कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसके पास नोट्स नहीं है? कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसके पास नोट्स नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में या फिर हार्ड कॉपी में? सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में नोट्स कोई ऐसा है क्या जो नहीं है? कोई नहीं है, ठीक है। अगर किसी के पास नोट्स ना हो अभी भी सॉफ्ट कॉपी में भी, तो आप इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में, सागर, स्मिता, नोट्स नहीं है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। कहां चले जाना है? डिस्क्रिप्शन में आप इस वीडियो के चले जाइए, उसमें आपको नोट्स का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे जाएंगे, वहां से आप उस लिंक में जब आप जाओगे तो उसके अंदर अलग अलग फोल्डर बनाया मैंने। एक फोल्डर बनाया मैंने क्लास वर्क बुक। क्लास वर्क बुक में के अंदर आप जाओगे तो पहला टॉपिक है शेड्यूल 3 का, जो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, जो आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, अब चलते हैं बोरोइंग्स पर। अगर आप इसको पढ़ोगे ना, पहले वाले पॉइंट को, बोरोइंग्स को, आपको ये लगभग वैसा ही दिखेगा जैसा अपन ने लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पढ़ा था। टर्म लोन फ्रॉम बैंक अलग से दिखा दीजिए, टर्म लोन फ्रॉम अदर पार्टीज अलग से बताइए, रिलेटेड पार्टीज अलग से बताइए, डिपॉजिट्स अलग से बताइए, अदर लोन्स अलग से बताइए। कुछ आइटम हटा दिए जो कि बाय डिफॉल्ट हमेशा लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। ये आपको वैसा ही दिखेगा, ठीक है ना, ये आपको वैसा का वैसा ही दिखेगा जैसा आपके लॉन्ग टर्म में था। आगे भी देखोगे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड अलग अलग दिखा दीजिए। मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे फॉर्मेट में होता है। अगर डायरेक्टर ने कोई गारंटी दिया है अलग से बता दीजिए। पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, आपका डिफॉल्ट कुछ हुआ है एज ऑन बैलेंस शीट डेट इन शॉर्ट टर्म लोन पे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे, तो वो दिखा दीजिए। आपको ये जो बोरोइंग है, मतलब जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है कि आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है अलग से, वैसे ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एक जैसा है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। एक याद रखोगे, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये था बोरोइंग, ये था बोरोइंग्स। बोरोइंग्स के बाद होता है ट्रेड पेबल्स। तो आते हैं ट्रेड पेबल्स पे। ये लो, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में आपको ट्रेड पेबल्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई करके दिखाना है। ड्यू टू दोज पार्टीज हु आर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है ना, माइक्रो एंड स्मॉल, हमें उन लोगों को पैसा देना है जो कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज कैटेगरी में आते हैं, तो हम वो दिखा देंगे। और जो माइक्रो स्मॉल कैटेगरी में नहीं आते, हमें उनका अलग से दिखाना है। अच्छा, हो सकता है कि इस कैटेगरी में, माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी में हमारे मतलब बहुत सारे हो, 12-15 क्रेडिटर्स हो, 12 से 15 क्रेडिटर्स हो, तो इनकी लिस्ट बन जाएगी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। और हो सकता है इसमें भी हमारे 20-25 क्रेडिटर्स हो, ठीक है ना, तो इनकी भी लिस्ट अलग से बन जाएगी। आई बात समझ में? सो कहने का मतलब
जितनी पार्टीज आपकी माइक्रो एंड स्मॉल में आ रही हैं उनकी लिस्ट अलग से दिखाओ, जितनी पार्टीज आपकी माइक्रो स्मॉल में नहीं आ रही उनकी लिस्ट अलग से दिखाओ। फॉर एमएसएमई प्रोवाइड डिटेल्स रिगार्डिंग प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू एंड पेड। एमएसएमई मतलब ये ऊपर माइक्रो एंड स्मॉल, माइक्रो इंटरप्राइज स्मॉल इंटरप्राइज, इनके रिगार्डिंग आप दिखाओगे कि भाई कितना अमाउंट आपको इनसे कितना अमाउंट आपको इनको देना है और इस पे कुछ इंटरेस्ट तो पे नहीं करना है आपको अलग से, वो आप अलग से दिखाओगे। ठीक है, बोरिंग्स वैसा का वैसा ही पूरा का पूरा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग की तरह। ट्रेड पेबल को दो हिस्सों में क्लासीफाई करना है, हमने देख लिया। आते हैं प्रोविजंस पे। प्रोविजंस भी देखोगे तो सेम वैसा का वैसा है, सेम वैसा का वैसा है। आप जाके ऊपर जाके मैच करो प्रोविजंस। ये देखो प्रोविजन ऊपर क्या था लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स अदर्स। यहां पर भी देखो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स अदर्स। सर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स में क्या आएगा यहां पर शॉर्ट टर्म में? बेटा आपके ये शॉर्ट टर्म है, तो मुझे कोई एग्जांपल देगा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट शॉर्ट टर्म में क्या क्या आना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, गिव मी द एग्जांपल, गिव मी द एग्जांपल। एम्प्लॉय बेनिफिट के प्रोविजन में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या आएगा? मैंने कहा लॉन्ग टर्म प्रोविजन का एग्जांपल दिया था ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी पे करेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे या फिर अदर रिटायरमेंट बेनिफिट देंगे, तो अभी से ही हम प्रोविजन क्रिएट करते जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग कौन कौन से हो सकते हैं? टेल मी। एम्प्लॉइज के रिगार्डिंग शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कौन कौन से हो सकते हैं? पहला आया ईपीएफ, हाँ वेरी गुड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड शॉर्ट टर्म, वेरी गुड। और जीनू गोयल इज सेइंग प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटा मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या एम्प्लॉइज का होता है क्या बेटा? मैं अदर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं। हाँ अदर्स में आप बोल सकते हो कि भाई इनकम टैक्स का आ जाएगा, जीएसटी अगर आपने पे नहीं किया है तो उसका प्रोविजन आ जाएगा। अदर्स में समझ में आता है, मैं प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स पूछ रहा हूं। सबने पीएफ बोला है, नलायक बच्चों, पीएफ के अलावा आपको नहीं आता दूसरा क्या होता है? एक नंबर के गधे हो, एक नंबर के, मतलब ऐसे डांट भी पड़ने वाली है। एक नंबर के गधे हो मतलब बचपन से, आई थिंक 11th क्लास से, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है, और अगर कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं भी तो कम से कम फाउंडेशन से आप एक सिंपल सा प्रोविजन बनाते आ रहे हो। सिंपल सा प्रोविजन, सिंपल सा प्रोविजन बनाते आ रहे हो, नलायक गधेड़ो। सर कौन सा सर? क्या ईपीएफ ही होता है बस शॉर्ट टर्म प्रोविजन? नितेश कुमार ग्रेचुइटी, बेटा ग्रेचुइटी लॉन्ग टर्म होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप गलत हो, बट ग्रेचुइटी बेसिकली पे कब की जाएगी? रिटायरमेंट के टाइम पे, और रिटायरमेंट में अभी इंप्लॉइज में समय है, तो हमारा जनरली वो लॉन्ग टर्म होगा। नालायक लोगों, मेन तो भूल ही गए नाम, मेन नाम तो बिल्कुल भूल गए। किसने लिखा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन? किसने लिखा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन? ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन भी आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन बना सकते हो। सर ये कब बनता है? आपने एक लाइबिलिटी मान के रखी है कि हमारी फैक्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अगर कल को किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ चोट लग गई या किसी की डेथ हो गई, तो हम उसके घर वालों को कॉम्पनसेशन देंगे। तो कंपनी हमेशा एक एस्टिमेट करके प्रोविजन बना के चलती है 2-3 लाख रुपए का। ऐश्वर्या ने सही जवाब दिया, दैट इज सैलरी। नलायकों, सैलरी आउटस्टैंडिंग करके, सैलरी आउटस्टैंडिंग करके एक एंट्री होती थी। अच्छा एक बात बताना, सैलरी आउटस्टैंडिंग की क्या एंट्री होती है? सैलरी आउटस्टैंडिंग की क्या एंट्री होती है बेटा? कोई बता पाएगा? ऐश्वर्या वेरी गुड। वैसे मैं ऐश्वर्या को बोलना चाहता हूं, गुड बेटा, दिमाग चला। सैलरी आउटस्टैंडिंग भी तो एक प्रोविजन है बेटा।
तो मुझे बताओ सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होती है? मुझे बताओ सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होती है? सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होती है? प्रतेश शाह, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। अश्लेषा, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। निधि अग्रवाल, वेरी गुड। ठीक है, चलो बच्चों को समझ में तो आया। तो आप जब सैलरी अकाउंट डेबिट कर रहे हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट आपका एक्सपेंस हो गया, कहां जाएगा? P&L में। टू क्या कर रहे हो? टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो जो टू आप सैलरी आउटस्टैंडिंग कर रहे हो ये क्या है? ये आपकी लाइबिलिटी है ना, बेसिकली आपके लाइबिलिटी के हेड में जाएगा। पर ये कौन सी लाइबिलिटी है? ये प्रोविजन की तरह है। आपने एक तरीके से प्रोविजन बना लिया कि मुझे आगे चल के सैलरी पे करनी पड़ेगी इसी महीने की। ठीक है, तो जब आप टू सैलरी आउटस्टैंडिंग करते हो या टू आउटस्टैंडिंग सैलरी करते हो तो ये आपका एक हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, अदर्स में आप लिख सकते हो इनकम टैक्स का प्रोविजन हो गया, जीएसटी का प्रोविजन हो गया, ऐसे आप अदर्स में आप दिखा सकते हो। टैक्सेशन रिलेटेड प्रोविजन हो गए, आप दिखा सकते हो। अदर देन टैक्सेशन रिलेटेड प्रोविजंस भी हो सकते हैं, प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंस टू बी इनकर्ड, टू बी इनकर्ड। तो अदर्स में ये मैंने तीन चार आपको दो तीन मैंने आपको बता दिए। इनकम टैक्स का प्रोविजन बना लिया, जीएसटी का प्रोविजन बना दिया, ठीक है ना। एक्सपेंस आप कुछ मतलब आपको कुछ एक्सपेंसेस करने हैं, मतलब आपने एक्सपेंसेस बेसिकली आपने कुछ काम कर लिया है, खर्चा कर लिया, पर अभी आपने उसको पे नहीं किया है। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस का प्रोविजन आपको करना है, वो आपने बता दिया। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ट्रेड पेबल्स हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गया। नाउ अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में ना कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इसका मतलब बता सकते हो क्या होता है? इसका मतलब बता सकते हो? मैं तब तक इंपॉर्टेंट वाले मार्क कर लेता हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट मतलब हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटी, तो वो तो ये हो गया बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, बेसिकली लॉन्ग टर्म डेट्स। बैंक लोन लॉन्ग टर्म डेट्स, लोन फ्रॉम पार्टीज लॉन्ग टर्म डेट्स, ये सब आपके लॉन्ग टर्म डेट्स हो गए। तो यहां पर क्यों आ रहा है लॉन्ग टर्म डेट्स? वो भी करंट लायबिलिटी में क्यों आ रहा है लॉन्ग टर्म डेट्स? लॉन्ग टर्म डेट का जो इंस्टॉलमेंट विद इन 12 मंथ्स पे करना है वो, एंड रिमेनिंग पोर्शन विल बी शोन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। धरती, वेरी गुड बेटा। ऐश्वर्या, इफ एनी लॉन्ग टर्म डेट इज गेटिंग मैच्योर्ड इन करंट ईयर, वेरी गुड बेटा। लॉन्ग टर्म पोर्शन, प्रतेश का लॉन्ग टर्म डेट का पोर्शन जो रीपे करना है तो उसे OCL अदर करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं, बाकी का नॉन करंट लायबिलिटीज। डेट विच इज पेड इन करंट ईयर। मैक्सिमम बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की पेमेंट विद इन 12 मंथ्स करनी है। वेरी गुड बच्चों। मतलब मैंने एक बैंक से लोन लिया 10 साल के लिए, मुझे हर साल रीपे करना है EMI के रूप में, हर साल मुझे रीपे करना है थोड़ा थोड़ा पैसा। तो जो इंस्टॉलमेंट मुझे विद इन 1 ईयर पे करना है, जो इंस्टॉलमेंट मुझे विद इन 1 ईयर पे करना है, उसको मैं बोलूंगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ना सिर्फ ये बैंक लोन में हो सकता है, ये
लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो हमने इशू किए हैं, इन सब में हो सकता है। मतलब जितने भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं हमारी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं, उनका वो पोर्शन जो पोर्शन विद इन 12 मंथ्स में हमें रीपे करना पड़ेगा, विद इन 12 मंथ्स में हमें रीपे करना पड़ेगा। सर विद इन 12 मंथ्स कहां से? फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। मतलब मैं बैलेंस शीट डेट पे खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं कि विद इन 12 मंथ्स मुझे इसका कुछ अमाउंट लोन का रीपे करना पड़ेगा, उस अमाउंट को मैं बोलूंगा लॉन्ग टर्म डेट का करंट मैच्योरिटी। ठीक है, किसी ने बोला कि करंट ईयर में जो पे करना है, बेटा करंट ईयर में नहीं, आप यूं बोल सकते हो कि आज मैं अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूं और विद इन 12 मंथ्स, अगले साल भी विद इन 12 मंथ्स मैं पे कर दूंगा, तो इट इज करंट मैच्योरिटी। दूसरा है करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। आपको याद होगा ऊपर फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन करके था, कहां गया ये, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन। तो फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन मैंने आपको बोला था कि उसको लॉन्ग टर्म की तरह ट्रीट करते हैं, पर इसका भी तो कुछ लीज रेंट आप विद इन 1 ईयर पे करने वाले हो, तो वो आपका यहां पर आ जाएगा। थर्ड, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, अक्रूड बट नॉट ड्यू मतलब अक्रू, हर महीने का इंटरेस्ट अक्रू होता जाएगा। पे कब करना है? अगले महीने की 5 तारीख को। अप्रैल महीने का इंटरेस्ट अक्रू कब हो गया? 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को अक्रू हो गया। मुझे पे कब करना है? मुझे पे करना है 5 मई तक। तो इंटरेस्ट अक्रू हो गया क्या 1 मई को? हाँ हो गया, पर क्या ड्यू हुआ है क्या? नहीं, अभी ड्यू नहीं हुआ है, ड्यू होगा 5 मई को। सो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। और दूसरा इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, मतलब टोटल जितना भी इंटरेस्ट है वो सब करंट में आता है, वो सब करंट में आता है, अदर करंट लायबिलिटी। जितना भी इंटरेस्ट पेबल है, जितना भी इंटरेस्ट पेबल है वो पूरा का पूरा आपका अदर करंट लायबिलिटी में आता है। बस आपको अलग अलग दिखाना है कि कितना अक्रूड बट नॉट ड्यू है और कितना अक्रूड बट ड्यू है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपको कोई इनकम एडवांस में मिल गई, आपको पैसा एडवांस में मिल गया, जैसे डेटर्स ने मुझे एडवांस में पेमेंट कर दिया, अभी उनको मैंने सेल नहीं दिखाया है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट एडवांस में रिसीव हो गया, आपको कमीशन एडवांस में रिसीव हो गया, आपको रॉयल्टी इनकम एडवांस में रिसीव हो गया, जो कि अगले साल का है, वो अगले साल मतलब नेक्स्ट पीरियड का है, ठीक है। अनपेड डिविडेंड, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है क्या एंट्री करती है? मैं पूछ रहा हूं डिविडेंड डिक्लेयर्ड, इसकी एंट्री क्या होती है? डिविडेंड डिक्लेयर की एंट्री क्या होती है? स्नेहल आप अपने जवाब को ठीक करो बेटा, लॉन्ग टर्म डेट पेड इन करंट ईयर नहीं बेटा, पेबल। पे कर दिया तो आपका वो लायबिलिटी कहां हुई? आपने लिखा है पेड इन करंट ईयर, आप बोल रहे हो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मतलब लॉन्ग टर्म डेट का वो पार्ट जो आपने करंट ईयर में पे कर दिया। बेटा जब अगर पे कर दिया तो उसको बैलेंस शीट में क्यों दिखाओगे? इसका वो पार्ट विच इज टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स, वो भी करंट ईयर में नहीं, ठीक है। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर की एंट्री बोलो नालायक को, डिविडेंड डिक्लेयर की एंट्री क्या होती है? प्रथम ने एंट्री गलत बताई है, प्रथम ने एंट्री गलत बताई है। डिविडेंड डिक्लेयर की एंट्री होती है डिविडेंड अकाउंट डेबिट
टू डिविडेंड पेबल। और आपको पता है कि हमें डिविडेंड को पे करना पड़ता है विद इन 30 डेज। आप जानते हो ये जो डिविडेंड अकाउंट डेबिट किया, ये क्यों किया? क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा एक्सपेंस है। दिस इज पेबल अकाउंट। तो जो आपका ये वाला पार्ट है ना, डिविडेंड पेबल, ये आपका जाएगा अदर करंट लायबिलिटी में, और इसी को हम बोल रहे हैं अनपेड डिविडेंड। अभी तक हमने पे नहीं किया भाई, डिविडेंड हमें पे करना पड़ता है 30 डेज के अंदर अंदर, तो विद इन 30 डेज में पे करना पड़ता है ना। मतलब अभी मान लो मैंने आज ही डिक्लेयर कर दिया, तो उसको पे अभी करूंगा कल परसों तक, तो मैं अपनी बैलेंस शीट में अगर दिखाना चाह रहा हूं अभी तक की बैलेंस शीट में, तो ये डिविडेंड पेबल मेरे अदर करंट लायबिलिटी में दिखेगा। आपने ये भी सुना है कि 30 डेज में अगर डिविडेंड कोई क्लेम नहीं करता है तो फिर बेसिकली अनपेड डिविडेंड जो होता है वो 7 साल समथिंग समथिंग, वो कहीं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन वगैरह कुछ कुछ होता है, तो जब तक आपकी बैलेंस शीट में दिखता रहेगा वो अनपेड डिविडेंड होता है बेटा। ठीक है, क्लियर? फिर क्योंकि आपका ये एक्सपेंस होता है, इस एक्सपेंस को आप राइट ऑफ करते हो, आप इसको राइट ऑफ करते हो। कैसे आप राइट ऑफ करते हो? P&L अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, आपने इसको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये एंट्री होती है डिविडेंड पेबल की, ये एंट्री होती है डिविडेंड पेबल की। ठीक है, हाँ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ठीक है बेटा। तो ये होता है आपका अनपेड डिविडेंड। दिस इज योर अनपेड डिविडेंड, जब तक पे नहीं किया। तो अनपेड डिविडेंड कहां जाता है? अब आज के बाद याद रखना, अदर करंट लायबिलिटी में जाता है अनपेड डिविडेंड। फिर क्या है? देखो रे देखो, आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टू द एक्सटेंट रिफंडेबल एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयरऑन, और उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट देना है तो टू द एक्सटेंट रिफंडेबल। अब दो टाइप के एप्लीकेशन मनी होते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड रिफंडेबल। तो रिफंडेबल आपका चला जाएगा अदर करंट लायबिलिटी में। जो पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट होगा वो तो ऊपर अपन ने ऑलरेडी दिखा दिया था शेयर होल्डर फंड के बाद। अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयरऑन। डिपॉजिट्स बेटा आपको याद होगा लॉन्ग टर्म में आपने डिपॉजिट्स दिखाए थे, ये रे डिपॉजिट्स। अब यहां आप क्या दिखा रहे हो? यहां आप दिखा रहे हो अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किए थे, आपने पब्लिक डिपॉजिट का कंपनीज एक्ट में पढ़ा भी होगा। क्या था सेक्शन नंबर? पब्लिक डिपॉजिट का कोई सेक्शन नंबर था क्या? मेरे हिसाब से कोई 50s में इसका सेक्शन नंबर है पब्लिक डिपॉजिट्स का। कोई बताएगा इसका सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन नंबर क्या है? मैं तो मोबाइल में सर्च कर रहा हूं, मुझे कोई बता देगा? अच्छा 73 से 76 है, मुझे लगा वो 50s में है। मेरे को लॉ की ज्यादा पहचान नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं। ठीक है। सो डिपॉजिट्स जो आपके मिच्योर हो चुके हैं पर अभी तक आपने पे नहीं किया और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ड्यू हो चुका है। पब्लिक डिपॉजिट जो आपने एक्सेप्ट किए थे, अब उसका समय आ चुका है आपको रीपे करने का, वो मिच्योर भी हो चुके हैं बट अभी तक आपने पे नहीं किया है। अनपेड मिच्योर डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन,
डिबेंचर्स का भी रिडम्पशन डेट आ चुका है, बट अभी तक आपने पे नहीं किया है वो, ठीक है, और अदर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आप थोड़ा सा इस अदर करंट लायबिलिटी को ना याद जरूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अदर करंट लायबिलिटी। बाकी जो चीजें हैं ना आपकी सेम ऊपर लॉन्ग टर्म की तरह ही है, बट ये जो है ना अदर करंट लायबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके आइटम्स आपको पता होने चाहिए। चलो एक बार आप इसको याद कर लो जल्दी। मैं स्क्रीन को चेंज कर रहा हूं, आप चाहो तो देखना चाहो, एक बार याद कर लो, जल्दी याद कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अच्छा जी, समझ में आया यहां तक? अनपेड मेच्योर डिबेंचर्स, अनपेड मेच्योर डिपॉजिट्स और उनका इंटरेस्ट। इसी के साथ हमने करंट लायबिलिटीज को भी कवर अप कर लिया। नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी पोर्शन अच्छे से हो गया बेटा, हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी पोर्शन अच्छे से हो गया, ठीक है, हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी पोर्शन अच्छे से हो गया। अच्छा, कोई ऐसा स्टैंडर्ड है जो लायबिलिटी पे स्पेसिफिकली होता है? ऐसा कोई स्टैंडर्ड? ऑल्दो हो सकता है शायद आपने एडवांस अकाउंट्स, अब मतलब क्योंकि एडवांस अकाउंट्स आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो हो सकता है आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम याद ना हो, बट फिर भी आई एम जस्ट चेकिंग, कोई ऐसा स्टैंडर्ड जो कि स्पेसिफिकली लायबिलिटीज के लिए बनाया गया है? कोई ऐसा स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिकली लायबिलिटीज के लिए बनाया गया है और वो आपके सिलेबस में भी है? कौन सा है वो स्टैंडर्ड?
AS29 इज करेक्ट आंसर। प्रीतेश ने जवाब दिया, प्रीतेश शाह नाम से ऐसा लग रहा है कि आप गुजरात से हो, ऐसा लग रहा है, गुजराती। प्रीतेश शाह। प्रथम नहीं पता सर। जीनू गोयल। A16 बेटा A16 बोरोइंग कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट। सो बेसिकली इट इज बेसिकली ऑन इंटरेस्ट अमाउंट, बोरोइंग कॉस्ट। इट इज नॉट ऑन बोरोइंग। बोरोइंग कॉस्ट, बोरो करने की जो कॉस्ट होती है, मतलब एक्सपेंस। सो AS29 इज स्पेसिफिकली द आंसर, जिसका नाम है प्रोविजंस, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टेंजेंट एसेट्स। ठीक है सर, इसके अलावा भी कोई लाइबिलिटी बेस्ड स्टैंडर्ड होता है क्या? तो हाँ, AS15, पर आपके सिलेबस में नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, अभी हमने प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स बनाए ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग, EPF, लॉन्ग टर्म में ग्रेचुइटी, वो सब, ये भी आपका लाइबिलिटी ही कंसीडर करके चलता है, पर वो एम्प्लॉय के रिलेटेड लाइबिलिटी कंसीडर करके चलता है। ठीक है, आई बात समझ में? देखा, मैंने सही बोला ना, नाम से समझ में आ गया आप तुम गुज्जू हो। प्यार से गुज्जू बोलते ना अपन गुजराती लोगों को। चलो, ये पॉइंट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, आइए क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 निकालिए। Presented below is an extract of schedule of secured and unsecured loan of annual report of 16-17 of Superstar Limited, जिसमें उन्होंने दिखाया लोन फंड्स, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में दिखाया शॉर्ट टर्म बैंक। इसमें उन्होंने नोट नंबर 3 डाला है, 607114 और 36112। शेड्यूल नंबर 3 में उन्होंने जो सिक्योर्ड का अमाउंट बताया है, उसमें बोला है टर्म लोन फ्रॉम बैंक, टर्म लोन फ्रॉम अदर्स, अदर मतलब अदर पार्टीज। ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन क्या है? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक। कुछ याद आया? ये क्या होगा? इसका मुझे जवाब चाहिए। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम अदर पार्टीज। आंसर सेम होगा, वैसे दोनों का आंसर सेम होगा। मुझे इसका आंसर चाहिए। देयर वॉज नो इंटरेस्ट अक्रूड ड्यू एज एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में कोई इंटरेस्ट अक्रूड वगैरह ड्यू नहीं है। प्रिपेयर अप्रोप्रिएट notes to accounts complying with the requirement of schedule 3 to the companies act 13 on the basis of available information।
रेहान सूरी मैंने ना बेसिकली ये बताया हुआ है कि कोर्स को हम किस तरीके से चलाएंगे। आप मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखना जो मैंने 10th को लाइव लिया था, 10th को मैंने लिया था लाइव, इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लेना, इसी चैनल पे आपको दिख जाएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी पढ़ाई अभी क्या है बीच में मैं बता नहीं सकता हूँ, उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। हाँ, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली आपका करंट लायबिलिटी होगा और करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, क्लियर? अरे समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 295,002 312,112, यह आ रहा है 607,114, ये वही आ रहा है 607,114। ठीक है, इसमें क्या पोर्शन शामिल है, 30,000 और 15,376, ये आपका करंट लायबिलिटी है। सो हम ये कर सकते हैं कि जो आपका सिक्योर्ड लोन है, हम पहले रफ में वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग, जो आपका सिक्योर्ड लोन है 607,114, उसमें बैंक और अदर जो है आपका 295,002 और 312,112, इसमें से हम माइनस करेंगे अदर करंट लायबिलिटी 30,000 और 15,376, तो 295,002 माइनस 30,000, 265,002, आप नोट कर रहे होंगे ना, ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी है, वो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और 312,112 माइनस 15,376, 296,736, ये भी आपका वही है और ये भी आपका वही है। ठीक है, समझे कि नहीं? और इसके अलावा अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बैंक्स, तो ये तो आपका पूरा का पूरा करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, बेसिकली बताएंगे हम इसका नोट नंबर 3, उसमें शेड्यूल 3 लिखा है, हम नोट नंबर 3 लिखेंगे। थ्री लिखा है ना, हम बताएंगे या ऐसा कुछ, रुक जाओ, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, इसमें हम बताएंगे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
हमने दिखा दिया यहां पर नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 हम बनाएंगे अलग से नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, इसमें हम दिखाएंगे हमारा पूरा का पूरा सिक्योर्ड है फ्रॉम बैंक फ्रॉम अदर पार्टीज। कितना सर? ये वाला पोर्शन 265 और 296, 265,002, 296, 736, 265,002, 296, 736। ये हो जाएगा 561, 738। तो यहां आ जाएगा 561, 738। ठीक है, और एक बनेगा नोट 4। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा आ जाएगा अनसिक्योर्ड फ्रॉम बैंक। ये वाला 36112 अनसिक्योर्ड लिखा है, शॉर्ट टर्म लिखा है बैंक से 36112। तो यहां आप दिखाओगे करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में दिखाओगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 4th नंबर और अदर करंट लायबिलिटीज 5th नंबर। तो 36112 ये 4th नंबर आपका, और इसके अलावा नोट नंबर 5। पहले ये देख लो कितना पोर्शन आया। फिर ये देख लो अगर आपने कुछ छूट गया आपका नोट करना। फिर ये देख लो नोट नंबर 5 अदर करंट लायबिलिटीज। इसमें हम दिखाएंगे पहला करंट मैच्योरिटी ऑफ लोन फ्रॉम बैंक करंट मैच्योरिटी ऑफ अदर पार्टीज लोन। $15,376 कोई इंटरेस्ट वगैरह है ही नहीं, वो साफ साफ बोल रहा है। तो 45,376। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। सर क्या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? यस, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही है।
और ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब होता क्या है, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के साथ, बच्चे क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को बहुत ही कम देख के जाते हैं, या उनको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट रहता नहीं है ध्यान। सो आमतौर पर जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चा जब एग्जाम पेपर के बाहर निकलता है तो वो गालियां देना शुरू कर देता है आईसीआई को, या फिर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट सा हो जाता है, बोलता है अरे यार पेपर सही नहीं आया यार, पेपर टफ आया यार, पेपर थोड़ा सा अलग टाइप का पूछ लिया यार। कुछ लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जवाब देते हैं कि सर पेपर अच्छा था, मतलब पेपर ये नहीं बोलेंगे सर टफ था, पर सर थोड़ा सा ट्रिकी हो गया सर। ऐसी चीजें आ गई जो हम देख के नहीं गए। क्यों नहीं देख के गए बॉस? तो गलती आपकी है, क्यों नहीं देख के गए, है ना? इस बार आई थिंक ऐसा मैंने सुनाई दिया, ऐसा मुझे लगा, ऐसा सुनाई दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ग्रुप 1 में कॉस्टिंग में शायद इस बार ऐसा हुआ था। लास्ट जो भी हमने अभी एग्जाम हुए हैं, आई थिंक मुझे कॉस्टिंग का सुनाई दिया। मुझे तो दर्शन सर ने बताया, दर्शन चंडालिया सर ने बताया कि सर कॉस्टिंग के पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो बच्चे आमतौर पर छोड़ के जाते हैं, कुछ थ्योरी ज्यादा आ गई तो बच्चों को टफ लगा। चलो ये है आपका वर्किंग नोट। तुम लोग कुछ कमेंट करना चाहोगे कॉस्टिंग के पेपर पे? कुछ कमेंट करना चाहोगे? प्रीतेश शाह, भगवान भरोसे पेपर। डीटी भी ट्रिकी था, अच्छा। चलो, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपको शेड्यूल 3 की नॉलेज होना जरूरी है प्रॉपर। यू गॉट टू नो कि हाँ यार कितना जरूरी है शेड्यूल 3 पता होना। एक और क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। एक और क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद मैं आपको रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट दिखाऊंगा, जिसमें उसका बैलेंस शीट, P&L और उसके फॉर्मेट, उसके डिस्क्लोजर्स। मैंने आपको बोला था शायद कि मैं आपको एक ओरिजिनल बैलेंस शीट, P&L, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। आस्था लिमिटेड हैज FCCBs। सर ये FCCB क्या होता है? FCCB ये होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, सर ये होते क्या है? अगर मेरी कंपनी, अगर एक कंपनी, इंडियन कंपनी, इंडिया में ही बॉन्ड इशू करती है तो उसको क्या कहते हैं?
बॉन्ड्स, उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड्स। अरे मैं आपको बोलूं चाइनीज फूड को चाइना में क्या कहते हैं? चाइनीज फूड को चाइना में क्या कहते हैं? अब चाइना में तो उसको चाइनीज फूड नहीं बोलेंगे ना, चाइना में तो उसको फूड बोलेंगे ऑब्वियसली। अरे सर क्या कर रहे हो सर? ठीक है। सो वैसे ही अगर एक इंडियन कंपनी इंडिया में बॉन्ड इशू करेगी तो उसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड। उसका कोई अलग से नाम थोड़ी होगा। पर अगर एक इंडियन कंपनी बाहर की कंट्री में बॉन्ड इशू करेगी, बॉन्ड इशू कर रही है मतलब पैसा मिल रहा है उसको, तो अगर इंडिया में बॉन्ड इशू कर रही है तो उसको इंडियन करेंसी में पैसा मिल रहा है। पर अगर एक कंपनी फॉरेन कंट्री में बॉन्ड इशू करेगी, ठीक है ना, अगर एक इंडियन कंपनी फॉरेन कंट्री में बॉन्ड इशू करेगी, फॉरेन कंट्री में बॉन्ड इशू करेगी, तो उसको पैसा भी जो होगा वो फॉरेन कंट्री से मिलेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब ये कन्वर्टेबल का मतलब क्या है? ये बॉन्ड जब हम रिडीम करेंगे तो या तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे या तो हम आपको कैश दे देंगे। कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल से कोई दिक्कत नहीं, फॉरेन करेंसी समझना है आपको, ठीक है ना? अच्छा समझ, ये जो थोड़ी देर पहले जो जोक बोला मैंने, ये भी थोड़ा सा एक्सपर्ट टाइप का जोक था। पता नहीं 4 लोगों को तो लगा होगा कि चलो उनको कल समझ में आएगा, अच्छा हाँ ये तो सही बात है यार। अभी लेक्चर के बाद अभी नूडल्स खा लेना, उसके बाद शायद थोड़ा सा दिमाग चलेगा कि हाँ चाइना में चाइनीज फूड को चाइनीज फूड थोड़ी बोलेंगे, चाइना में तो चाइनीज फूड को फूड बोलेंगे ना, नालायक। अच्छा तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड मतलब क्या? एक इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंट्री में बॉन्ड इशू किए, फॉरेन कंट्री में बॉन्ड इशू की, तो जो उसको पैसा आ रहा है वो फॉरेन करेंसी में आ रहा है, और उसने बोला है कि आगे चल के हम आपको इस बॉन्ड को रिडीम करते वक्त इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेबल। अब कन्वर्टेबल का मतलब ये होता है कि हम आपका ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको कैश चाहिए तो कैश ले लो, आपको शेयर चाहिए तो शेयर ले लेना जब रिडीम करेंगे तो, ठीक है? आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर? तो वापस आते हैं। आस्था लिमिटेड हैज एफसीसीबीज। एक तो साला दिमाग खराब तब होगा ये जब क्वेश्चन पेपर में आता है इस टाइप का और एफसीसीबी का मतलब ही नहीं पता होता है, तो ये पढ़ के, शब्द पढ़ के, पेपर टफ है, पेपर टफ है, पेपर टफ है, शक्ल देखते एक दूसरे की, क्यों? ये क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है तेरे को? नहीं आ रहा ना? चल ठीक है, तेरे को भी नहीं आ रहा है, मेरे को भी नहीं आ रहा है, चलो। अच्छा दूसरे का पेपर खराब जाए ना, अपना तो खराब जा ही जाए, जब दूसरे का खराब जाए ना तो थोड़ी सी शांति मिलती है। मेरे साथ तो होता था, तुम्हारे साथ होता था कि नहीं होता था बताओ? अपना पेपर चला गया बहुत टफ, बहुत ही खराब, एग्जाम सेंटर के अपन बाहर निकलते सबसे पहली फीलिंग क्या आती है? सबसे पहली एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं? मतलब मन ही मन में ये लगता है कोई बता दे कि हाँ पेपर टफ आया था, उसका भी खराब गया, तो थोड़ा सा हल्का से शांति मिल जाती है, 10-15%। होता है कि नहीं होता है? एग्जाम में लिखा आ जाए एफसीसीबी, पता ही नहीं किसी को एफसीसीबी होता क्या है, बाप रे ये क्या है भाई। क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था, होता ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो मैं भी कभी स्टूडेंट था भाई, मेरे को भी पता है कि क्या फीलिंग आती है। हाँ यार तो आस्था लिमिटेड हैज एफसीसीबीज वर्थ ₹100 करोड़ विच, सर ये रुपीस क्यों बोल दिया आपने? तो बोला फॉरेन करेंसी। अरे बेटा फॉरेन करेंसी में होगा तो हमने उसको कन्वर्ट तो किया होगा ना इंडिया में रिकॉर्ड करने के लिए, नालायक। भले हम, अच्छा कंपनी कौन सी है? इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी क्या जर्नल एंट्री क्या फॉरेन करेंसी में करेगी क्या? उसको तो वो इंडियन करेंसी में रिकॉर्ड करेगी ना। हाँ हाँ सर हाँ, ये कोई जोक नहीं था। ये टेक्निकल पॉइंट है। विच आर ड्यू टू मैच्योर ऑन 31 दिसंबर 2016। अच्छा कुल मिला के क्या है, ये बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स मैच्योर होने वाले हैं 31 दिसंबर 2016 को। While preparing the financial statement for the year ended 31st March 16, ध्यान से देखो डेट्स। अब आपके पास दो डेट्स हैं, 31 मार्च 16 को आप बैलेंस शीट बना रहे हो और आप अपनी बैलेंस शीट में ये 100 करोड़ के बॉन्ड दिखा रहे हो, ठीक है? और ये बॉन्ड
मार्च के बाद दिसंबर में, मतलब आप मार्च में बैलेंस शीट बना रहे हो, दिसंबर में, मतलब विद इन 9 मंथ्स ये मिच्योर होने वाले हैं, मिच्योर होने वाले हैं, ठीक है ना। इट इज एक्सपेक्टेड दैट एफसीसीबी होल्डर्स, मतलब जिनको हमने बॉन्ड इशू किए हैं वो हो गए बॉन्ड होल्डर्स, विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग द सेम टू इक्विटी शेयर। हमें कंपनी को ऐसा लगता है कि जब हम इन बॉन्ड को मैच्योर करेंगे ना तो वो हमसे इक्विटी शेयर नहीं लेंगे, हमसे वो कैश लेंगे, मतलब हमें इसको कैश में रिडीम करना पड़ेगा। हाउ शुड द कंपनी क्लासिफाई द एफसीसीबी ऑन 31 मार्च 16? 31 मार्च 16 की बैलेंस शीट में एफसीसीबी हमें कहां क्लासिफाई करना चाहिए? नॉन करंट में कि करंट में? आंसर मत देखना, नॉन करंट में कि करंट में, और नॉन करंट में तो कहां पर, और अगर करंट में तो कहां पर, ये आपसे पूछा जा रहा है। आगे का क्वेश्चन भी मत पढ़ना और आंसर भी मत पढ़ना। मैं बोल रहा हूं आंसर अभी मत पढ़ना, आप सिर्फ अपने अभी जितना आपने अभी शेड्यूल 3 पढ़ा है उसके बेसिस पर जवाब देना चाहें तो क्या जवाब होना चाहिए, क्या जवाब होना चाहिए? इसको करंट लायबिलिटी में डालेंगे कि नॉन करंट में? और अगर करंट में डाल रहे हैं तो कहां, नॉन करंट में डाल रहे हैं तो कहां? ठीक है, ये करंट लायबिलिटी होगा, ये तो बिल्कुल सही बोला बच्चों ने, क्योंकि सर ये ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स है, मतलब 9 महीने में ये सेटल होने वाला है। सो ये हो गया आपका करंट लायबिलिटी। अब करंट में भी ये कहां जाएगा? अच्छा, बॉन्ड क्या होता था? बॉन्ड आपकी एक बोरोइंग है, तो बॉन्ड आपकी बोरोइंग है, पर ये विद इन 12 मंथ सेटल होने वाला है, तो ये हो गया करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। क्या हो गया ये? करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। सो बेसिकली ये कहां पर जाएगा? अदर करंट लायबिलिटीज में। तो ये करंट लायबिलिटी में जाएगा बिकॉज इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। मैं कह रहा हूं आंसर मत पढ़ना, आंसर पढ़ना शुरू करोगे तो आप बोलोगे सर ये क्या लिखा हुआ है इतना सारा, इन्होंने करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन लिख दी है जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं करवाई है। आई बात समझ में? सो करंट लायबिलिटी के अंदर दो इंपॉर्टेंट हेड होने चाहिए, होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग, एक होता है अदर करंट लायबिलिटी। ये कहां जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी में। सर क्यों? क्योंकि ये करंट मेच्योरिटी है, मतलब विद इन 12 मंथ हमें पे करना है, ठीक है। आगे ये बोल रहा है विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट एफसीसीबी होल्डर विल कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर ऑफ आस्था लिमिटेड। क्या आंसर आपका डिफरेंट होगा? क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा जब आपको ऐसा लगता है, एक्सपेक्टेशन है कि वो जो होल्डर्स है ना वो आपसे कैश नहीं लेंगे, वो आपसे इक्विटी शेयर लेंगे, आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे इक्विटी शेयर ले सकते हैं, तो क्या आपका आंसर बदल जाएगा कि आपका आंसर वही रहेगा? बताओ। कंपनी को लगता है कि कैश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपनी को लगता है कि कैश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आंसर वही रहेगा या फिर आंसर बदलेगा? यस सर बदलेगा, प्रीतेश ने बोला। हर्ष गर्ग ने बोला सेम रहेगा। अश्लेषा सेम, स्मिता सेम, यस द आंसर वुड बी सेम। कंपनी का एक्सपेक्टेशन से क्या तुम अचार डालोगे क्या? कंपनी के एक्सपेक्टेशन से क्या मतलब है? कंपनी ने तो ऑप्शन दे दिया ना होल्डर को कि तुम्हें अगर कैश चाहिए तो कैश लेना, शेयर चाहिए तो शेयर ले लेना। कंपनी बोल रही है हमारा एक्सपेक्टेशन है घंटा, कंपनी अपने एक्सपेक्टेशन का क्या अचार डाले वो कोई मतलब नहीं। शेयर होल्डर क्या करने वाला है उसका एक्सपेक्टेशन हम कुछ नहीं बोल सकते,
हम बोले चलो यार कल को मैंने बोल दिया कि हाँ मेरा एक्सपेक्टेशन है वो शेयर लेगा, मान लो कल को उसने बोल दिया नहीं मुझे कैश चाहिए, फिर सो बेसिकली जब तक ये क्लियर कट नहीं हो जाता कि उसको कैश नहीं चाहिए तब तक हम हमेशा लायबिलिटी मानते हुए चलेंगे। अब इसको मैं कैसे इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करो। इफ इवन देयर इज अ सिंगल 1% चांस कि कैश पे करना पड़ सकता है, तू हमेशा लायबिलिटी बनाएगा, तू उसको लायबिलिटी ही ट्रीट करेगा। अगर सिंगल 1% चांस भी है, सिंगल चांस भी है कि तू इसको कैश पे कर सकता है, तो तेरे को ये लायबिलिटी ही दिखाना पड़ेगा। हां अगर यहां ये क्या होता, ये कंपल्सरी कन्वर्टेबल होता, अभी तो मैंने आपको बोला ऑप्शन दिया है, अगर ये कंपल्सरी कन्वर्टेबल होगा, कंपल्सरी कन्वर्टेबल होता, कंपल्सरी कन्वर्टेबल मतलब कैश तो देना ही नहीं है, ये पता है मुझे कैश देना ही नहीं है। जब कैश देना ही नहीं है तो काय की लायबिलिटी, ना ये करंट लायबिलिटी में आता ना ये नॉन करंट लायबिलिटी में आता, ये आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आता। शेयर होल्डर फंड जो पहला हेडिंग है ना आपके इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पहला हेड शेयर होल्डर फंड, ये उसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर दिखाई देता। क्या बात कर रहे हो सर, वहां कैसे? अभी फिलहाल ये शेयर इशू हुआ नहीं है तो शेयर कैपिटल दिखा नहीं सकते, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट ये है नहीं, तो क्या बचा? रिजर्व एंड सरप्लस के सबसे लास्ट में अदर्स कैटेगरी में। ठीक है, तो अगर ये कंपलसरी, हर्ष गर्ग, अगर ये कंपलसरी कन्वर्टेबल होता तो मैं इसको नॉन करंट भी नहीं बोलता, मैं इसको करंट भी नहीं बोलता, मैं इसको बोलता भैया ये तो कंपलसरी कन्वर्टेबल है, ये तेरा जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। आया समझ में? हर्ष तुमने डाउट पूछा था, शायद डिलीट कर दिया क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया कि मैंने वो डाउट तुम्हारा ले लिया है। ठीक है, मैं ऊपर का डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़वा रहा हूं, मैं फाइनल कंक्लूजन पे आ रहा हूं। इन द प्रेजेंट सिचुएशन आस्था डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट टू डिफर द सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 months. The position will be same even after the FCCB holders are expected to convert their holding into equity. Expectation cannot be called as unconditional right. Thus, in both the situation, ALSA would classify the FCCB as current liability और current liability में भी OCL, other current liability. सर हमें ना इनका कंक्लूजन और एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक मैंने आपको करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन नहीं करवाई है। ठीक है, चलो ये क्लियर है क्यों नहीं बेटा? ये क्लियर है ना? दो क्वेश्चंस हमने अभी किए। बिफोर गोइंग फर्दर मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ असेट का पार्ट जल्दी डिस्कस कर लेता हूं। असेट का पार्ट मैं आपके साथ जल्दी डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि मुझे आपको रिलायंस की बैलेंस शीट, P&L वगैरह दिखाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने, और मुझे एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना है। ठीक है ना, और हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, तो बिफोर गोइंग फर्दर फॉर रिलायंस बैलेंस शीट एंड P&L हम पहले असेट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। असेट पार्ट में दो हेडिंग, जैसे लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 हेडिंग थी, शेयर होल्डर फंड, मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट, करंट। असेट पार्ट में 2 हेडिंग है, नॉन करंट, करंट। नॉन करंट में जो फर्स्ट हेडिंग है वो है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके ऊपर जो टेंजिबल असेट है यहां लिख सकते हो आप AS10। अब ये मत बोलना नालायक कि AS10 का पता नहीं तुम्हें, AS10 का नाम ही है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो इनटेंजिबल असेट है उसका आप लिखोगे AS26।
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यू कैन राइट AS10। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जैसे मान लीजिए आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वर्क इन प्रोग्रेस है, पर है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ना, तो AS10 में ही आएगा। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, और सेम वैसे ही आप इंटेंजिबल एसेट बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अभी वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो अंडर डेवलपमेंट बोलेंगे AS26। याद रखिएगा चेंज बहुत पहले हो चुका है, बट मैं फिर से बता रहा हूं, यहां जो मैंने येलो मार्क किया है, यहां पहले अमेंडमेंट से पहले फिक्स्ड असेट लिखा करते थे। जहां मैंने येलो मार्क किया है यहां पर पहले फिक्स्ड असेट लिखा करते थे, अब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा करेंगे। ठीक है, पहले फिक्स्ड असेट लिखा करते थे, जो मैंने येलो किया है। ठीक है, इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स यू कैन राइट AS13। AS13 याद है, दो टाइप के इन्वेस्टमेंट हुआ करते थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थे वो आपके यहां जाएंगे। फिर डेफर्ड टैक्स असेट, ये हो गया आपका AS22। सर ऊपर भी तो था, हाँ ऊपर भी था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सर अलग अलग दिखाते हैं, डिपेंड करता है, अलग अलग भी दिखा सकते हैं, नेट करके भी दिखा सकते हैं, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं नेट करने के लिए। AS22 जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट असेट्स। सर चलो एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे चल के इसका भी टेबल देख लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। तो लोन्स एंड एडवांसेस में क्या क्या करेंगे, क्लासीफाई इनटू कैपिटल एडवांस। आपके जितने भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं लॉन्ग टर्म नेचर के, कैपिटल एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है और आपको वापस मिलेगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। कैपिटल एडवांस, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है आपको, पर अभी आपने सिर्फ बिल्डर को एडवांस देके रखा है। लोन टू रिलेटेड पार्टीज, आपने डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर की बीवी को, ठीक है ना, लोन देके रखा है। और अदर, अगर कोई इस कैटेगरी में नहीं आता तो अदर्स। इसमें आप दिखाएंगे सिक्योर कितना है, मतलब जो डूबेगा नहीं, अनसिक्योर कितना है अनसिक्योर पर डूबेगा नहीं, और डाउटफुल है अनसिक्योर, मतलब या फिर जो डाउटफुल है, जो डूब सकता है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट शैल बी सेपरेटली डिस्क्लोज। अगर आप इसके ऊपर कोई प्रोविजन बना रहे हो, आपने किसी को एडवांस दिया, आपको पैसा लगता है कि पैसा डूब सकता है, तो आप प्रोविजन बना रहे हो, तो प्रोविजन को भी दिखाओगे अलग से, मतलब आप बेसिकली नोट्स में दिखाओगे कि प्रोविजन आपका क्या है। लोन ड्यू बाय डायरेक्टर्स ऑफिसर्स ऑफ एंटिटी शैल बी सेपरेटली डिस्क्लोज। डायरेक्टर्स का है तो आप उसको सेपरेटली दिखाओगे। तो कुल मिला के आपका ये हो गया लोन्स एंड एडवांस। लोन्स एंड एडवांस में आपकी 4 कैटेगरी होती है, कैपिटल एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, लोन टू डायरेक्टर्स एंड अदर्स। ठीक है, लोन टू डायरेक्टर्स एंड अदर्स। रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ जो बुक मिलेगी वो एज पर न्यू स्टडी मटेरियल फॉर May 21 होगी। जो आपको बुक दी जाएगी, मेरी बुक ऑलरेडी मैंने प्रिंट करवा के रखी थी। ठीक है, मेरी टीम अभी लगी हुई है, मैं और मेरी टीम लगे हुए हैं। May 21 में जो न्यू चेंजेस हुए हैं स्टडी मैट में, हम उनको फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे ही हमारे चेंजेस कंपाइल हो जाएंगे, हम उनका एक सेपरेट बहुत ही पतली एक बुक बन जाएगी, वो मैं PDF सॉफ्ट कॉपी में सबको प्रोवाइड कर दूंगा, और हम उसका प्रिंट निकाल के सभी बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे। मैं फिर से बोल दूं,
मेरी जो बुक्स हैं इंस्टीट्यूट ने अभी 4 दिन पहले चेंजेस किए हैं। मेरी बुक्स ऑलरेडी प्रिंटेड है और इतनी कोई पुरानी प्रिंटेड नहीं है। एज पर May 20 नवंबर 20 अटेम्प्ट के बेसिस पर थी। जो भी चेंजेस है, चेंजेस कोई बड़े सारे नहीं है, हाँ हैं थोड़े बहुत चेंजेस, बड़े सारे नहीं है। हम उनकी एक सेपरेट फाइल बनाएंगे, सेपरेट फाइल को हम बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे सॉफ्ट कॉपी में भी, ठीक है। और उस सेपरेट फाइल के बेसिस पर हम लेक्चर भी लेंगे उसके और लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे, सो डोंट वरी। नयन, मुझे लगता है मैंने आपको क्लियर कट एक आंसर दिया है, और सच बताऊं तो सेम आंसर आप अदर फैकल्टीज से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिन जिन फैकल्टीज ने अपना बुक बना लिया है ऑलरेडी। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने अपने 400-500 बुक्स का प्रिंटिंग करवा लिया था कुछ दिन पहले। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं उसको वेस्ट कर दूंगा, मैं उसको कूड़े में डाल दूंगा, और वो डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन है, बहुत ही बड़ी सारी मेहनत से बनाया गया है। आपको दिख रहा होगा, यही आपको समझ रहा होगा। सो बेसिकली उसके अलावा जो भी चेंज हुआ है वो बहुत ही पतली सी बुक भी नहीं बोलेंगे अपन उसको, मैगजीन भी नहीं, मतलब बहुत ही पतला सा क्या बोलेंगे अपन उसको, बहुत ही कम पेजेस का जो भी नोट्स बनेगा वो सेपरेटली प्रोवाइड किया जाएगा। स्मिता कौर, ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन आपका एंड्रॉइड पे होगा, एंड्रॉइड पे होगा, डोंट वरी। तो ये हो गया लोन्स एंड एडवांसेस। अब आपके अदर नॉन करंट असेट्स में क्या आएंगे? लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। आपको याद है अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में आपके ट्रेड पेबल्स आ रहे थे? अरे याद करना पड़ेगा सर, बता दो। ये देखो, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में आपके ट्रेड पेबल्स आ रहे थे, वैसे ही अदर नॉन करंट असेट्स में आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए और अदर्स। और जो ये ट्रेड रिसीवेबल्स आपके आ रहे हैं, इसमें सिक्योर्ड कितने हैं, अनसिक्योर्ड कितने हैं, डाउटफुल कितने हैं, प्रोविजन कितना आपने बनाया, अगर बनाया तो डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ है तो सेम, भाई ये तो सेम पॉइंट हो गया। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सर लेक्चर देखना लैपटॉप पे सही है या फिर मोबाइल पे? ऑब्वियसली लैपटॉप पे, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी लैपटॉप। मोबाइल पे अच्छा नहीं लगता, मोबाइल पे एक फील नहीं आता कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक फील आना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो। मोबाइल का ऑप्शन उनके लिए सही है जिनकी मजबूरी है कि उनके पास लैपटॉप नहीं है, वो लैपटॉप नहीं खरीद सकते, क्योंकि आज के जमाने में मोबाइल तो हर किसी के पास होता है, एंड्रॉइड ये अज्यूम्ड फिगर है। पर अगर तेरे पास लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, तो ऑलवेज इट इज गुड ऑप्शन टू चूज लैपटॉप। ठीक है, तो ये लोन्स एंड एडवांस हो गया, ये अदर नॉन करंट असेट्स हो गया। आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो लोन्स एंड एडवांस में फिर से बोल दूं, लोन्स एंड एडवांस में कैपिटल एडवांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, लोन टू डायरेक्टर्स और अदर्स। और अदर नॉन करंट असेट्स में ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स और अदर्स। और इनके रिगार्डिंग क्या क्या डिस्क्लोजर्स होंगे दोनों में? भाई अगर प्रोविजन क्रिएट किया है तो प्रोविजन के बारे में बता दो, डायरेक्टर्स को दिया है तो डायरेक्टर्स का अलग से सेपरेटली दिखाओ, सिक्योर्ड है कितना, अनसिक्योर्ड कितना है, डाउटफुल कितना है, वगैरह वगैरह। अब आते हैं करंट असेट्स में। नॉन करंट में पहली हेडिंग थी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और दूसरी हेडिंग थी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट असेट्स में आपकी हेडिंग हो गई पहली करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट्स। सर आप ये लिख देंगे AS 13, फिर आपका इन्वेंट्रीज, सर आप ये लिख देंगे AS 2 इन्वेंट्रीज। अच्छा याद रहे, इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल अलग से दिखेगा, WIP अलग से दिखेगा, फिनिश गुड्स अलग से दिखेगा, याद रखिएगा। नीचे हालांकि दिया हुआ है पर मैं पहले से बता दे रहा हूं। फिर थर्ड हेडिंग है आपकी ट्रेड रिसीवेबल्स। आप ट्रेड रिसीवेबल्स को देखो सेम टू सेम, वही माइक्रो एंड स्मॉल और अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल, सेम जैसा ट्रेड पेबल्स में था।
फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस जो ऊपर आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस था उसी का हो गया ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस और क्या शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। याद है ना वो AS3 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन। लास्ट बट नॉट लीस्ट अदर करंट एसेट्स। आइए थोड़ा नीचे देख लेते हैं। ये रहा, इसमें बेसिकली इन्वेंट्री तो आप देख लोगे, इन्वेस्टमेंट देख लोगे, ट्रेड रिसीवेबल देख लोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और लोन्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैलेंस विद बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट्स इन हैंड। अभी तक आपके पास चेक मिल गया, आपको पार्टी ने चेक दे दिया, अभी तक आपने उसको डाला नहीं है बैंक में। कैश इन हैंड, बैंक डिपॉजिट्स विथ मोर देन 12 months मेच्योरिटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। बैंक डिपॉजिट विथ मोर देन 12 months मेच्योरिटी। देखो अब आप बोलोगे सर ये मोर देन 12 month मेच्योरिटी को आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्यों डाल रहे हो? मेच्योरिटी 12 महीने से ऊपर की है, पर मेरे को ऑप्शन है कि मैं आज भी इसको बीच में ही सरेंडर कर सकता हूं। मतलब मैंने ये, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को इनकम हुआ, मेरे को लगा यार पैसा फालतू पड़ा हुआ है, बोला फालतू मतलब बैंक में पड़ा हुआ है, कोई इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा है, एफडी कर देता हूं इसकी। कितने साल की? 2 साल की एफडी कर देता हूं, बीच में जरूरत पड़ी तुड़वा दूंगा, बीच में एफडी को सरेंडर करवा दूंगा। मतलब मेरी मर्जी है, मैं एफडी को सरेंडर करवा दूंगा। तो आप चाहो तो उस एफडी को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बना सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर है, आप उसको कभी भी तोड़वा सकते हो। अब उसमें अगर वो 12 महीने से ज्यादा की वैल्यू डेट की दिख रही है तो आप उसको सेपरेटली बता देना कि भाई मैंने इस एफडी को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाया है, पर इसका जो टोटल मैच्योरिटी है वो 12 महीने से ऊपर का है। लोन्स में देखो, लोन टू रिलेटेड पार्टीज और अदर्स। उधर क्या था? लॉन्ग टर्म में कैपिटल एडवांसेस, यहां नहीं आया। सिक्योरिटी डिपॉजिट यहां नहीं आया। यहां क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट हो नहीं सकता क्या? हो सकता है, आपने 6 महीने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया तो आपका अदर्स में आ जाएगा, ठीक है। और लोन टू रिलेटेड पार्टीज तो आ गया। बाकी वही है सब कुछ, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, गुड, डाउटफुल, प्रोविजन बनाया तो अलग से दिखाओ, डायरेक्टर्स को दिया तो अलग से दिखाओ, वगैरह वगैरह। तो ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और लोन्स। विदिन 3 months में लिक्विड होने वाले आइटम दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वेल यस, सो आई होप आपको ये पॉइंट आ गया होगा समझ में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक काम करते हैं, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, तब तक मैं एक क्वेश्चन निकाल लूं। मुझे एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना है, घर से आप उसको अच्छे से करके आएंगे। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। मैं जिस क्वेश्चन में लिख दूं एग्जाम, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम में नहीं आएगा मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जाम में आ जाएगा। मैं जिस क्वेश्चन में लिखूं एग्जाम, मतलब वो क्वेश्चन आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जाना है, ठीक है। याद करो एग्जाम वाले डेज, जब आपके एग्जाम होते हैं, आने वाले 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, तो आप फैकल्टीज को मैसेज करना शुरू करते हो। मेरे को तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो ना सर प्लीज, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो सर। तो उस टाइम पर आप ऐसी सिचुएशन में ना आए, इसीलिए मैं आपको अभी ही टिक करवा दे रहा हूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करके जाने चाहिए। आप कई बार सोचते हो कि यार बता दे फैकल्टी को कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन करके जाऊं, रिवीजन कर रहा हूं, क्या क्या देख के जाऊं। तो क्वेश्चन जो देख के जाने वो आपको ये सब देख के जाने, जहां जहां एग्जाम लिखा है, ठीक है। अब ये आपके सामने एक बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट गड़बड़ है, ये बैलेंस शीट शेड्यूल 3 डिवीजन 1 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं है। आपको गलतियां पहचाननी है इस बैलेंस शीट को पढ़ के, अभी के अभी मेरे सामने, ठीक है ना। हम इसका आंसर कल की क्लास में बना लेंगे, बट अभी आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बैलेंस शीट पढ़ते जाइए और मुझे गलतियां बताइए कि इसमें गलतियां क्या है।
मैं कुछ भी हिंट नहीं दूंगा, मैं तो जानबूझ के साथ साथ पढ़ते हुए जाऊंगा, आपको पता नहीं चलने दूंगा कि मुझे कुछ पता है। द बैलेंस शीट ऑफ अप्रोप्रिएट लिमिटेड ऑन 31 मार्च 16 इज एज फॉलोज। नोट नंबर 31 मार्च 20 और 31 मार्च 19, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नॉन करंट लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम इंडियन इनकम टैक्स, ठीक है। करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। असेट्स, नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इंक्लूडिंग कैपिटल एडवांस, करंट असेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेफर्ड टैक्स असेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। मुझे तो समझ में आ गया कि इस बैलेंस शीट में बहुत सारी गलतियां हैं। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? अभी शॉर्ट पे बात करेंगे, कल इसका आंसर भी नोट करेंगे। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? पहला पॉइंट आया, ESOP विल बी शोन इन द रिजर्व एंड सरप्लस, वेरी गुड बेटा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, जल्दी बोलो, गुड भी उसको मिलेगा। तो धरती ने आंसर दे दिया, ESOP विल बी शोन इन रिजर्व एंड सरप्लस। प्रथम बोल रहा है किसकी है ये बैलेंस शीट? फालतू का टाइम पास मत कर, ये बैलेंस शीट जानबूझ के गलत बनाई गई, जल्दी बोल। सो ESOP, ये एक गलती है, हमने इसको स्टार लगा लिया। गलती क्या है इसमें? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस में अलग से दिखता है, अंदर दिखता है, वो बाहर फेस पे नहीं दिखता, फेस पे नहीं दिखता, फेस पे नहीं दिखता। दूसरा क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, हाँ ये क्या है, कहां आएगा ये आएगा अदर करंट लाइबिलिटीज, OCL में आएगा। अदर करंट लाइबिलिटीज में ये अंदर आएगा, ये फेस पे नहीं दिखता है, ये फेस पे नहीं दिखता है। उसके बाद तुम लोग बोल रहे हो एप्लीकेशन रिफंडेबल विल बी करंट लायबिलिटी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, रिजर्व सरप्लस, स्नेहल ने बोला, ठीक है। ऐश्वर्या, फिक्स्ड असेट्स नॉन करंट असेट्स के अंदर शो होनी चाहिए। हाँ, किसी ने बोला सर जो ये फिक्स्ड असेट वर्ड है, मैं तो बोलूंगा ये फिक्स्ड असेट वर्ड गलत है, ये पीपी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? ये पीपी होना चाहिए, ठीक है। ये तीसरी गलती। फिर प्रथम, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, ये हो गया। निधि, शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल, बेटा बहुत पीछे चल रहे हो तुम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस लायबिलिटी के रिजर्व सरप्लस के अंडर होगा, बिल्कुल ठीक। इसमें ये कहां जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव फिगर जाएगा, ये चौथी गलती, ठीक है। फिक्स्ड एसेट नहीं होगा, पीपी है, हर्ष गर्ग लिख दिया। उसके बाद स्मिता कौर, कैपिटल एडवांस इन करंट लायबिलिटी, हाँ ये जो लिखा है इंक्लूडिंग कैपिटल एडवांस, इसमें गलती है। पर स्मिता आपका सवाल का आपका जवाब पूरा सही नहीं है। कैपिटल एडवांस इन करंट लायबिलिटी, करंट नहीं होगा बेटा, कैपिटल एडवांस है आपका। ये आपका नॉन, ये आपका जाएगा बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और जो कैपिटल WIP है वो PPE के अंदर शो होगा, बिल्कुल ठीक बात। डेफर्ड टैक्स असेट नॉन करंट, हाँ इसमें भी गड़बड़ है। डेफर्ड टैक्स असेट ये बेसिकली आपका नॉन करंट असेट है, नॉन करंट असेट है। नॉन करंट असेट है। बेटा लाइट गई है, चलो कोई बात नहीं, अभी वैसे भी क्लास ओवर हो रही है, लाइट जा चुकी है। सो मेरे को अपनी क्लास थोड़ी सी जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। और क्या है बेटा?
आप बताओगे कि जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उसमें माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज और अदर्स करके दिखाना पड़ेगा, ये आपको दिखाना है अपने आंसर में। एक और बात, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका जो हेड होता है उन्होंने लिखा ही नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड करके हेड लिखना है। बैलेंस शीट में उन्होंने हेड दिया ही नहीं, इक्विटी एंड लायबिलिटी के डायरेक्ट नीचे शेयर कैपिटल लिख दिया, हेड तो डाला ही नहीं है। जैसे नॉन करंट लायबिलिटी अपना एक हेड है, करंट लायबिलिटी आपका एक हेड है। ट्रेड पेबल्स को भी हमें शो करना है माइक्रो एंड स्मॉल एंटिटीज और अदर्स, ये भी एक आपका गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, मतलब ये बेसिकली आपका इसका डिस्क्लोजर देना है। इतनी सारी चीजें हैं जो हमें करनी है। बोल क्या रहा है, कमेंट ऑन द प्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ही वर्ड में भंगार बोला ना, कमेंट करो, मैंने बोल दिया भंगार कमेंट। भंगार बैलेंस शीट, बकवास बैलेंस शीट, घटिया बैलेंस शीट, क्योंकि तुमने सही नहीं बनाई। पर ये वाला कमेंट पेपर में नहीं लिखेंगे। पेपर में क्या लिखेंगे, आइटम बाय आइटम कमेंट लिखेंगे अपन, पेपर बाय, ठीक है ना। तो वो आइटम बाय आइटम कमेंट क्या होगा अगली क्लास में मैं आपको करवाऊंगा। क्योंकि लाइट जा चुकी है तो मैं अभी लेक्चर को क्लोज कर रहा हूं, वैसे भी टाइम हो गया है। एक चीज पेंडिंग बच गई जो आज करना था, रिलायंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, वो मैं आपको कल की क्लास में दिखा दूंगा। मतलब मैं अभी दिखाने को दिखा तो सकता हूं, ये रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना, ये रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, ये मैं आपको कल दिखाऊंगा। मैंने निकाल के रखा था बट अभी हो नहीं पाया, ठीक है ना। सो ये रिलायंस का, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह।